हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू बेसिक एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छा हूँ, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा सेट नंबर 4 होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ज्यादा बातचीत न करते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, सीखने के अनुभवों का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुभव नए ज्ञान को अपूर्ण बनाने, अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव सीखने की गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव विषय वस्तु से जुड़ने के अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अनुभव गतिविधि विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सितंबर में होने वाली शिक्षा परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अनुभव नए ज्ञान को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करता है। सीटेट के प्रश्नों में जितना भी हो सके पॉजिटिव थॉट रखकर इसका अंदर करें, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है ये हमारा। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की विविधता को किस प्रकार देखता है? कक्षा की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के आधार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के अलग अलग अवसरों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण सामग्री चुनने के आधार के रूप में। या ऑप्शन नंबर डी, अधिगम गतिविधियों को निर्धारित करने के आधार के रूप में। बताएं इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड तक आपके प्रश्न का आंसर का इंतजार करता हूँ। इस पश्चात मैं स्वतः ही आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए? वैसे सही बताएं आप। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका आंसर आप बता सकेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अलग ही दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के अलग अलग अवसरों के रूप में विद्यार्थी की विविधताओं का आकलन करना चाहिए। विद्यार्थी अगर अलग अलग क्रियाओं को नहीं सीखेगा तो अच्छे से किसी भी चीज को नहीं सीख सकता है। इसके विद्यार्थी की सीखने की क्रिया में विविधता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखने में अलग अलग अवसरों के रूप में देख प्रकार होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। सहयोगात्मक अभिगम में विद्यार्थी मुख्यतः क्या करते हैं? बताएं सहयोगात्मक अभिगम में विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अनुभवों को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित कार्यों का अभ्यास करते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का स्पष्टली आंसर दिख रहा है कि विद्यार्थी अपने अभिगम सहयोगात्मक अभिगम के लिए क्या करते हैं? एक सहयोग किससे मिलता है हमें? आपस में एक दूसरे वार्तालाप से, एक दूसरे क्रियाकलाप में। इसका आंसर क्या दिख रहा है? सीखने का अनुभव तो होना नहीं चाहिए, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने से नहीं होगा। किससे होगा? एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने से सहयोगात्मक अभिगम का बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अभिगम को अर्थपूर्ण बनाने में शिक्षक को किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के जीवन और अनुभवों से जुड़ी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर एक, विषय वस्तु के क्रमिक अभ्यास से जुड़ी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक की सामग्री से संबंधित गतिविधियां। या ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में नियमित कार्यों से जुड़ी गतिविधियां। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके विकल्पों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। कैसे क्या है कि इस विकल्प का मेल प्रश्न से खा रहा है, इसी पे हम टिक करेंगे। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? हमसे अभिगम को अर्थपूर्ण बनाने में शिक्षक को किस गतिविधि पे अपनानी चाहिए? विद्यार्थियों के जीवन और अनुभवों से जुड़ी गतिविधियां। जब तक हम विद्यार्थियों की किसी भी कार्य उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं करेंगे तो विद्यार्थी किसी कार्य को अच्छे से नहीं सीख सकेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के जीवन और अनुभवों से जुड़ी गतिविधियों पर आधारित गतिविधियां अपनानी चाहिए शिक्षक को। कि आप घर पे क्या कर रहे हैं, स्कूल में क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी के साथ बच्चों को अच्छे अर्थ का ज्ञान देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के जीवन और अनुभवों से जुड़ी गतिविधियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। शिक्षण में प्रतिपुष्टि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रतिपुष्टि मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर बात पर शिक्षक को फीडबैक देना चाहिए, शिक्षण में प्रतिपुष्टि करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को आगे के अभ्यास से परिचित कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सीखने की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को उसकी सीखने की प्रगति समझने में सहायता करना चाहिए। बताएं प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा?
अगर विद्यार्थी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को परिचित कराने तो बस में काफी बने, विषय वस्तु में उनकी लाइफ से, जीवन की क्रियाओं से, उनके आसपास के माहौल सभी से परिचित कराना चाहिए, तो ये होगा नहीं। विद्यार्थी आगे के अभ्यास में, अगर आपने अभी ये पढ़ लिया तो अगला एक टॉपिक को समझ लेना, ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहे हैं, विद्यार्थी को सीखने की नई सीखने की गतिविधियों से सीखने की गतिविधियों से जुड़ना नहीं काफी नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, विद्यार्थी को सिर्फ सीखने की प्रगति समझने में सहायता करनी, विद्यार्थी क्या सीख रहा है, कहाँ सीख रहा है और किसके साथ सीख रहा है, प्रगति को समझने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा फीडबैक है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अभिगम की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी इन अभिगम गतिविधियों से परिचित होता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी विषय वस्तु का अधिक अभ्यास करता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी ज्ञान को स्वयं समझने और उपयोग करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी कक्षा की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेता है। बताएं इसका आंसर जो प्रश्न नंबर 6 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिगम की प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागिता कब होती है, जब विद्यार्थी ज्ञान को स्वयं समझने और उपयोग करने का प्रयास करता है। जब तक छात्र किसी कार्य को स्वयं न करे, वो अपने अनुरूप उपयोग न बना सके, तो वो उसका समझने का अच्छा नहीं होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी ज्ञान को स्वयं समझने और उपयोग करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों से अपने अनुभवों पर चर्चा करता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? शिक्षक अपने अनुभवों में चर्चा करता है। सहभागिता को शिक्षा अभिगम। ऑप्शन नंबर बी, अनुभवात्मक शिक्षा अभिगम। ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी, गतिविधियों आधारित शिक्षण दृष्टिकोण। बताएं इसका आंसर क्या होगा? जब शिक्षक विद्यार्थियों को उनके अनुभवों पर चर्चा करता है, क्योंकि किसके, विद्यार्थियों की, तो क्या होगा? बाल केंद्रित, आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो क्या होगा? बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर दृष्टिकोण होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। प्रश्न नंबर 8, यदि शिक्षक विद्यार्थियों से उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा करता है तो यह किस दृष्टिकोण को सर्वाधिक दर्शाता है? बताएं। हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ा, समझते हुए चलेंगे। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता बनाने का दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के अनुभव को अभिगम प्रक्रिया से जोड़ने का दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अभिगम को केंद्रित करने का दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने का दृष्टिकोण। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का। आप अपनी समझ से बताएं, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी अपने अनुभवों को अभिगम प्रक्रिया से जोड़ने का दृष्टिकोण प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। शिक्षण में अभिगम सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या कोई शिक्षण में अभिगम सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को अभ्यास के अवसर देने के लिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा? अभिगम सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए। जब तक अवधारणाएं सरल नहीं हुई, शिक्षण क्रिया का शिक्षक का महत्व क्या रहेगा? उसमें छात्र अभिगम कैसे करेंगे? तो क्या करना होगा? छात्रों का अभिगम के लिए एक शिक्षक को अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनाना चाहिए, यानी सरल बनाना चाहिए, जिससे छात्र हर क्रिया को समझ सके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के तरफ आते हैं। शिक्षण में अभिगम सामग्री का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को विषय वस्तु के अभ्यास एवं अनुप्रयोग के अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को विषय वस्तु को जोड़कर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाकर कक्षा अभिगम को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट, सरल और समझने योग्य बनाने के लिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 10 का। जब तक अभिगम सामग्री का उपयोग किस किस कंडीशन में हो सकता है? विद्यार्थियों को केवल विषय वस्तु अभ्यास एवं अनुप्रयोग के अवसर प्रदान करने, नहीं, अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए।
तो फिर क्या मतलब विद्यार्थी विषय वस्तु से जोड़कर प्रदान करेंगे और अन्य चीजें कहाँ से सीखेगा बच्चा, ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाकर कक्षा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, स्पष्ट क्या दिख रहा है, अवधारणा को अधिक स्पष्ट सरल और समझने योग्य बनाने में तीनों चीजें समाहित होंगी तो ही बच्चा अच्छे से कर पाएगा। हमें प्रयोग भी कर सके, सरल भी हो, स्पष्ट हो और समझ भी सके। तो इसका आंसर क्या है, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आज का हमारा। अवधारणा निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, वे उदाहरणों और अनुभवों के आधार पर अवधारणा को समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विषय वस्तु से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे अभ्यास द्वारा ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे शिक्षक के मार्गदर्शन में अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 11 का। सबसे सटीक आंसर, ऑप्शन सारे मिल रहे हैं कि एक से ही है, लेकिन आंसर सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए, वे उदाहरण और अनुभव के आधार पर अवधारणा को समझते हैं और अन्य की उदाहरण और अनुभवों के आधार पर समझते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, अवधारणा निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका क्या होती है? अभ्यास एवं चर्चा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से विषय वस्तु को समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे उदाहरणों और अनुभवों के आधार पर अवधारणा को समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे शिक्षक के मार्गदर्शक में अधिक सामग्री का उपयोग करते हुए अर्थ ग्रहण करते हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का। अवधारणा निर्माण विद्यार्थी सक्रिय भूमिका क्या होती है? वे उदाहरणों और अनुभव के आधार पर अवधारणा को समझते हैं, ना कि अन्य किसी चर्चा के माध्यम से नहीं समझते, किसी गतिविधि के माध्यम से, तो किसके माध्यम से समझते हैं? उदाहरणों और अनुभवों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, प्रभावी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य किससे सबसे अधिक संबंधित है? विद्यार्थियों को विषय वस्तु का अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी में समझ और अधिगम का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम गतिविधियों में शामिल करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। अंतिम उद्देश्य क्या होता है शिक्षार्थियों शिक्षण प्रक्रिया का? विद्यार्थियों को समझ और अधिगम का विकास करना ही शिक्षण प्रभावी शिक्षण अधिगम क्रिया का अंतिम उद्देश्य होता है। इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को समझ और अधिगम को विकास करना, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रभावी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य किससे सबसे अधिक संबंधित है? क्या बोल रहे हैं, प्रभावी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य किससे सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता और अधिगम गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को विषय वस्तु के अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में समझ ज्ञान और अधिगम का विकास करना। या ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को उचित मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न 14 का। इसका आंसर सबसे सही आंसर क्या दिख रहा है, विद्यार्थियों में समझ ज्ञान और अधिगम का विकास करना ही प्रभावी शिक्षा अधिगम क्रिया का अंतिम उद्देश्य होता है। क्या क्या होता है, समझ ज्ञान और अधिगम विकास करना ही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। विद्यार्थियों में समझ नहीं हुई तो कुछ कार्य कर सकेंगे, ज्ञान से व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया का विकास होकर अधिगम भी उसी में ही शामिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? ऑप्शन में सीखने की गतिविधि निर्धारित करने की। ऑप्शन नंबर ज्ञान के प्रमुख स्रोत की। ऑप्शन नंबर सी, गतिविधियों के मुख्य संचालक की। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में मार्गदर्शक और सहायक की। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप मुझे बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है, जैसे क्या पूछा क्या, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? इसमें क्या होती है शिक्षक की भूमिका, जितनी गतिविधि निर्धारित करना नहीं होती है, एक ही चीज को निर्धारित नहीं करना, उसकी क्रियाकलापों में शामिल करना पड़ेगा, सही प्रारूप दर्शाना पड़ेगा। ज्ञान का मुख्य स्रोत देना ही शिक्षक की मौलिक भूमिका नहीं होगी। गतिविधियों के मुख्य संचालक नहीं, ये भी क्या होगी, अधिगम के मार्गदर्शक और सहायक के रूप में छात्रों का कार्य करना चाहिए एक प्रभावी शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षण में। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अधिगम में मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका।
चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, आप मेरी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।